हम लोग बात कर रहे थे आपका डेफिनेशन क्लास पे, वो सारा खत्म हुआ था। अब जो बात होनी है क्षेत्राधिकार, इस पर बात होनी है। तो जुडिक्शन इस पर बात शुरू करें इससे पहले ये धारा 7 और 8 ये कहता है कि स्मॉल काजेज कोर्ट, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। तो ये लघुवाद न्यायालय क्या चीज है? सबसे पहले इसे समझ लेना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 7 और 8 ये बाद में समझ में नहीं आते हैं, और जब आप कचहरी जाते हैं तब भी बड़ा इस विषय पर आप कंफ्यूज रहते हैं। वहां कहा जाता है ये SCC सूट है, स्मॉल काजेज कोर्ट, इसके द्वारा संज्ञान के योग्य ये सूट है, और चल वो सिविल कोर्ट में ही रहा होता है। तो एक बात ये तो हम लगातार कहते रहते हैं कि चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, उसकी कई हैसियतें हो सकती हैं, और एक कैपेसिटी में वो जो कुछ होता है उस कैपेसिटी में उसके जो कर्तव्य और अधिकार ये होते हैं। डिफरेंट कैपेसिटी में उसके कर्तव्य और अधिकार ये अलग हो जाते हैं। तो सिविल कोर्ट जिसको घोषित किया गया है उसे अन्य प्रकार की अधिकारिताएं ये भी दी जा सकती हैं। जिस समय वो CPC के अंतर्गत काम करेगा उस समय वो सिविल कोर्ट कहलाएगा, लेकिन जब अन्य अधिकारिताओं का प्रयोग करेगा उस समय वो आपको दिखाई सेम कोर्ट देगा, लेकिन वो सेम कोर्ट होगा नहीं। उस समय वो डिफरेंट अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है। जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो डिस्ट्रिक्ट जज भी है और वो सेशन जज भी है। जब वो दांडिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है उस समय वो सेशन जज है, और जिस समय वो दीवानी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है उस समय वो डिस्ट्रिक्ट जज है। इसीलिए कोर्ट का नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जिला न्यायालय, इसकी डेफिनेशन CPC में दी गई है, और सेशन कोर्ट इसको परिभाषित किया है CRPC में। हम लोगों ने पुरानी CRPC देखी थी, सेक्शन 9 था उसमें। BNSS इसमें कौन सा सेक्शन है हमें याद नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग सेक्शन है BNSS में भी, और वो कहता है कि प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, और उसमें सेशन खंड होंगे, यानी पूरा राज्य ये एक सेशन खंड हो सकता है, और राज्य के भीतर अन्य सेशन खंड ये भी हो सकते हैं, और प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा। इस ढंग की बात वहां CRPC में की है। तो जब सेशन न्यायाधीश इसकी नियुक्ति होनी है तो सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति CRPC में होगी, और जहां भी सेशन न्यायाधीश अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा वो एक सेशन खंड होगा, और उसे CRPC का पॉइंट ऑफ व्यू से जिला भी कहा जाएगा। लेकिन हम लोग डेफिनेशन क्लास देख के आ रहे हैं, वहां CPC इसके लिए जिला ये बताया है, और जिला न्यायाधीश इसकी नियुक्ति CPC में है। तो सेम व्यक्ति वही आदमी है, डिस्ट्रिक्ट जज ये भी होगा और सेशन जज ये भी होगा, क्योंकि दोनों अधिकारिताएं एक ही व्यक्ति को एक ही समय पर प्राप्त रहती है। जिस समय वो दीवानी मामलों को सुनेगा उस समय वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, और जिस समय दांडिक मामलों को सुनेगा उस समय सेशन जज ये कहलाएगा, और सेम कोर्ट में दोनों अधिकारिताओं का प्रयोग करेगा। इसलिए उस कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ये कहते हैं। यही स्थिति उच्च न्यायालय की है, यही स्थिति उच्चतम न्यायालय की है। जब उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार ये हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा था ओरिजिनल जुरिडिक्शन, उसका एक मूल क्षेत्राधिकार था। उस मूल क्षेत्राधिकार में वो क्या करता था, राज्यों और केंद्र के बीच या राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों इस पर सुनवाई करता था। एक उसका जुडिक्शन
आर्टिकल 72 वहां भी था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं उन पर भी एक्सक्लूसिव जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का था, वही सुनेंगे। 72 हो 71 हो, जहां तक हमें याद पड़ता है 72 ही है, लेकिन 71 भी हो सकता है। हमने बार बार कहा है जब भी बेयर बोले आप मिला लें, क्योंकि उतना याद नहीं रहता। तो सुप्रीम कोर्ट की भी अनेकों अधिकारिताएं, उनका अनुच्छेद 143 में एडवाइजरी जुडिक्शन है, उनका अपीलेट जुडिक्शन है, 132, 133, 134, 136 जो उनके अपीलेट जुडिक्शन है। और अपीलें भी वो विभिन्न प्रकार की सुनेंगे, लेकिन सब कुछ सेम कोर्ट सुनेगा। सिविल अपील सुनना है तो अनुच्छेद 133 की शक्ति का इस्तेमाल करना है। क्रिमिनल अपील 134 वहां सुनना है। राष्ट्रपति ने कोई रेफरेंस भेजा है अनुच्छेद 143 में, अभी भेजा था राष्ट्रपति ने राज्यपालों के मसले पर, उसमें डिसाइड हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट एक ही है, लेकिन अलग अलग जुडिक्शन का प्रयोग कर रहा है। इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि सेम कोर्ट अलग अलग जुडिक्शन का प्रयोग कर सकता है। सिविल कोर्ट ये भी, इसी को लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता ये भी दे दी जाती है। लघुवाद न्यायालय स्थापित किस अधिनियम में होते हैं, तो एक अधिनियम है, उसका नाम इस समय हमें ध्यान नहीं आ रहा, रखा है हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एक्ट करके ऐसे कुछ है। उसमें स्मॉल काजेस कोर्ट स्थापित होते हैं। इनका काम क्या है स्मॉल काजेस कोर्ट का, लघुवाद न्यायालयों का क्या काम है, क्या करते हैं ये? देखिए, किराएदारी है, अनेकों प्रकार की है। एक किराएदारी वो है जो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आती है। जब आप रेंट एंड कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यह रेंट एंड कंट्रोल एक्ट अमुक प्रकार की किराएदारियों पर लागू होगा। अगर आपका मामला उस प्रकार की किराएदारी के अंतर्गत नहीं आ रहा, जैसी किराएदारी पर रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू है, तो आपका मामला उस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, उस विहित प्राधिकारी द्वारा सुना नहीं जा सकता जिसका गठन रेंट एंड कंट्रोल एक्ट में हुआ। ठीक है, उसके द्वारा नहीं सुना जा सकता, क्योंकि आपके मामले पर रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू ही नहीं हो रहा, इसलिए नहीं सुना जा सकता। यह अलग बात है कि जो पुराना रेंट एंड कंट्रोल एक्ट है, अब तो नया आ गया, ठीक है, 2021 में संभवतः नया आ गया है, लेकिन जो पुराना रेंट एंड कंट्रोल एक्ट है उसमें विहित प्राधिकारी है, उसे उन मामलों को सुनने की अधिकारिता है जो मामले रेंट एंड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत उद्भूत होंगे। और वो विहित प्राधिकारी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन है। हमने कहा ना आपसे, एक ही न्यायालय को विभिन्न प्रकार की अधिकारिताएं दी जा सकती हैं। यानी आपका मामला यदि ऐसा है जिस पर रेंट एंड कंट्रोल एक्ट, उसके अंतर्गत आने वाली किराएदारी यह निर्मित हुई है, तो आपका मामला सुना जाएगा सिविल जज जूनियर डिवीजन के ही द्वारा, किंतु उस समय वो सिविल जज जूनियर डिवीजन नहीं होंगे। उस समय वो कौन होंगे? रेंट एंड कंट्रोल एक्ट में गठित हुई या गठित हुए विहित प्राधिकारी, यानी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के तौर पर वे आपके मामले को सुनेंगे।
वहां रेंट एंड कंट्रोल एक्ट में अगर आपका मामला है तो बेदखली के यानी किराएदार को निकालने के जो आधार हैं वो अलग हैं। वहां दो आधार दिए हैं, एक सेक्शन 20 है और एक सेक्शन 21 है। आप जब जे की तैयारी करें तो आप दोनों अधिनियम, पुराना वाला भी रेंट एंड कंट्रोल एक्ट और नया वाला, दोनों सिलेबस में, जो थर्ड पेपर है उसके सिलेबस में, इसलिए बेकार नहीं है। और जब आप रेंट एंड कंट्रोल एक्ट पढ़ते हैं तो दिक्कत भी बहुत आती है। जो पुराना रेंट एंड कंट्रोल एक्ट है वो किराएदार के पक्ष में है, वहां दो आधार हैं। दो आधार है मीनिंग देर भाई, दो धाराएं हैं जिनमें वो आधार दिए गए हैं जिनके आधार पर बेदखली किराएदार की हो सकती है। एक धारा 20 है, एक धारा 21 है। धारा 20 ये कहती है कि निम्न प्रकार के दोष, 4 महीने तक किराया नहीं दिया, जो चीज आपको किराए पर दी गई उसके स्वरूप में परिवर्तन आपने किया है या उसकी प्रकृति को परिवर्तित कर दिया, यानी दुकान दी गई, मकान बना दिया, मकान दिया गया, दुकान बना दिया, आपने दोष किया है। यानी धारा 20 कुल मिलाकर जितने आधार वर्णित करती है वे सारे के सारे काहे पर आधारित है? दोष पर आधारित है। किसके? टेनेंट के। टेनेंट किराएदार की अंग्रेजी है। वे टेनेंट के दोष पर आधारित है, यानी दोषिता टेनेंट की ये आधार है किराएदार को बेदखल कर देने के लिए। और जो धारा 21 है वो पर्सनल नीड, किसकी? लैंडलॉर्ड की, यानी मकान मालिक की। यदि उसकी पर्सनल नीड है तो मकान खाली कराने का उपबंध करती है, लेकिन उसे अपनी पर्सनल नीड साबित करनी होगी। आपके मकान में 20 कमरे हैं, आप 2 ही लोग रहने वाले हो, तो पर्सनल नीड नहीं है। आप पर्सनल नीड पर मुकदमा लाओ, खारिज हो जाएगा बेदखली का। लेकिन ये आज खारिज हो गया, कल आपकी पर्सनल नीड आ गई तो फिर आ जाएगा, यानी स्टॉपेल लागू नहीं होगा। ये नहीं होगा क्योंकि कल नहीं थी, आज तो हो सकती है, परिवार में सदस्य बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल नीड, 2 ग्राउंड वहां दिए गए हैं, या 2 ग्राउंड तो ना कहें बल्कि 2 धाराएं दी गई जिनके अंतर्गत ग्राउंड्स की व्यवस्था, ये रेंट एंड कंट्रोल एक्ट की बात हुई। लेकिन रेंट एंड कंट्रोल एक्ट सारे प्रकार की किराएदारियों पर लागू नहीं है। वहां कहता है यदि किराए की जो धनराशि है वो 2000 रुपए से अधिक है तो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू नहीं। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई धर्मार्थ संस्था ये लैंडलॉर्ड है तो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू नहीं। आपने लोन लेकर बनवाया है मकान, ठीक है ना, तो जिस डेट में आपने लोन लिया उससे 20 या 40 वर्ष तक, ऐसे वहां लिखा हुआ है, 2A है धारा 2 हो या 2A हो, उसमें लिखा हुआ है कि उतने समय तक रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा, यानी सारी किराएदारियों पर रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू हो जाए ऐसी स्थिति नहीं है। तो शेष किराएदारियों पर क्या लागू होगा? शेष किराएदारियां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से शासित होंगी। वहां पट्टा, किराएदारी क्या है? पट्टा है, ठीक है। शेष किराएदारियां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से लागू होंगी, शासित होंगी, लागू नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से शासित होंगी। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने क्या देखा है? वहां लिखा है कि पट्टे 2 प्रकार के हैं, एक वर्षानुवर्षी है और दूसरा मासानुमासी है। जो वर्षानुवर्षी पट्टा है उसे 6 माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, और जो मासानुमासी पट्टा है वो 15 दिन के नोटिस से समाप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर धारा 111
उसकी स्थितियां आ गई, यानी पट्टे का समर्पण हो गया। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा टीपीए, लेकिन बताया जा चुका है, कम से कम पट्टा स्पेसिफिक जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी के वो बताए जा चुके हैं और उसके वीडियो भी पड़े हुए हैं। तो टीपीए की धारा 111 है, वो पट्टे का समर्पण हो जाना कुछ स्थितियों में बताती है, यानी कुछ गलतियां अगर आपने की, आपने मीनिंग दरवाई किसने, पट्टेदार ने, तो पट्टा समर्पित माना जाएगा और जो पट्टा करता है उसे पुनः प्रवेश का अधिकार मिलेगा। ठीक है, आगे 113, 114 ये सारी धाराएं भी हैं, जहां एक बार अगर पट्टे का समर्पण हो भी गया तो भी कुछ दशाओं में पट्टे को पुनर्जीवित माना जाएगा। ऐसे करके वहां पर सारी स्थितियां हैं, यानी कुल मिलाकर ऐसी किराएदारियां जिन पर रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हो रहा, वो मसला पहुंच गया टीपीए में। ठीक है, लेकिन ठीक है, किराएदारी 1,000 रुपए महीना है या 500 रुपए महीना है, लेकिन लैंडलॉर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, तो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट तो लागू नहीं हुआ, या लोन से अपने मकान बनवाया है तो भी रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हुआ, तो किराया तो 500,000 रुपए, लेकिन रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब विहित प्राधिकारी उसके यहां तो जाएगा नहीं मसला, ठीक है ना, क्योंकि विहित प्राधिकारी के तो तब जाएगा जब रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू हो। ठीक है, तो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट तो लागू नहीं हुआ, अब कहां जाए, तो अब जाएगा सिविल कोर्ट। ठीक है, क्योंकि टीपीए संपत्ति संबंधी मामला हो गया, सिविल कोर्ट को जुडिक्शन आ गया, अब जाएगा सिविल कोर्ट। लेकिन अगर सिविल कोर्ट चला जाए तो सिविल कोर्ट में पेंडेंसी बहुत है, और सिविल कोर्ट उसके सुनने की जो प्रक्रिया है वो सीपीसी इससे चलेगा, और सीपीसी में बड़ी डिटेल्ड प्रक्रिया है, ठीक है ना, बड़ी डिटेल्ड प्रक्रिया है, और हर डिग्री की 2 अपीलें, ठीक है ना। इसलिए जहां तक हमें याद पड़ता है, वो जो अधिनियम है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एक्ट नीचे रखा है हमारे पास, अगर आप चाहेंगे तो कल हम सुबह देख के उसका नाम भी बता देंगे। उसमें जो लिखा है कि 1,000 रुपए शायद है, 1,000 हो 2,000 हो, हमें याद नहीं है ठीक से, इतने रुपए तक की अगर किराएदारी है या कोई संविदा हुई है जिसका इतने रुपए मूल्य, यानी कुछ बातें वहां लिखी हुई हैं कि इनसे संबंधित अगर मामला है, ठीक है ना, तो मुकदमा कहां आएगा, इस अधिनियम में ठीक है गठित हुए लघुवाद न्यायालय में आएगा। इस अधिनियम में जिन लघुवाद न्यायालयों का गठन होगा उनमें आएगा, ठीक है ना। और लघुवाद न्यायालयों की अधिकारिता उन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीजन को भी दी है, सिविल जज सीनियर डिवीजन को भी दी है, और डिस्ट्रिक्ट जज को भी दी है, ठीक है ना। यानी कुछ प्रकार के मुकदमे हैं जो उस अधिनियम में पैदा होंगे, वो सिविल जज जूनियर डिवीजन सुन लेंगे, कुछ सीनियर डिवीजन सुनेंगे, कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे। जैसे हिंदू लॉ में तलाक आप मांगने जाओ तो कौन सुनेगा, अब तो खैर सब जगह फैमिली कोर्ट बन गए, इसलिए सारी अधिकारिता फैमिली कोर्ट को आ गई। अदरवाइज पहले क्या था कि आप हिंदू लॉ में अगर मांगते हैं तलाक तो जाता मसला कहां, सिविल जज सीनियर डिवीजन। और अगर आप क्रिश्चियन हैं, ठीक है, यानी आप पर हिंदू विधि या आपका जो मुस्लिम विधि ये लागू नहीं हो रही है और आप तलाक मांगते, तो इंडियन डाइवोर्स एक्ट में मामला आता, और इंडियन डाइवोर्स एक्ट में जिला जज उनकी कोर्ट में तलाक का मुकदमा फाइल होता। तो अलग अलग प्रकार के अधिनियमों में अलग अलग प्रकार के न्यायालय मुकदमों को सुनने के लिए अधिकृत किए जाते हैं। तो लघुवाद न्यायालय एक विशेष प्रकार की अधिकारिता है जो कम
रुपए मूल्य के वादों को सुनने की अधिकारिता रखते हैं। ठीक है ना। अगर पट्टा, इसमें भाटक या प्रीमियम, क्योंकि पट्टे में भाटक के प्रीमियम का भुगतान होता है, वो उस सीमा से अधिक है जैसा लघुवाद न्यायालय को गठित करने वाले अधिनियम में लिखा है, तो फिर कहां आएगा? सिविल कोर्ट। फिर सिविल कोर्ट मामला आएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे टीपीए से शासित होगा। ठीक है ना। अब जब लघुवाद न्यायालय में आएगा तो प्रोसीजर वो लागू होगा जो उस एक्ट में लिखा है, सीपीसी लागू नहीं होगी। यद्यपि व्यावर्ती खंड हम लोग पढ़कर आए, अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो उसके सिवाय सीपीसी भी लागू हो जाएगी। तो वहां अगर कुछ नहीं दिया है तो सीपीसी लागू हो जाएगी, लेकिन सीपीसी एज सच एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए अगर स्मॉल कागज कोर्ट कोई मामला डिसाइड करेगा तो उस डिग्री की 2 अपीलें हो नहीं। ठीक है ना। उसकी 2 अपीलें नहीं होंगी। इवन उसकी 1 अपील भी नहीं होती है, उसका रिवीजन आता है। और रिवीजन और अपील हमने सीआरपीसी में भी बात की थी, फिर करेंगे जब रिवीजन और अपील आएगी, कि अपील बहुत बेहतर रेमेडी होती है, रिवीजन उतनी बेहतर रेमेडी नहीं है। ठीक है ना। तो लघुवाद न्यायालय जो है उनमें जो विवादक होता है, यानी जो पॉइंट इन इशू होता है, नो डाउट वो कैसा है? सिविल नेचर है। लेकिन फिर भी वो सिविल कोर्ट द्वारा नहीं सुना जाएगा। इसीलिए अच्छा, लघुवाद न्यायालय सामान्य जगहों पर लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता किसे रहेगी वो एक्ट बता रहा है। लेकिन जो प्रेसिडेंसी समझी गई थी, जब ये लीगल सिस्टम शुरू हुआ था, तो 3 प्रेसिडेंसी स्थापित हुई थी। 3 प्रेसिडेंसी, यानी जहां सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना लीगल सिस्टम शुरू किया, वो प्रेसिडेंसी कहलाई। तो प्रेसिडेंसी जो न्यायालय थे उनको लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता हमेशा से प्राप्त रही है। यानी प्रेसिडेंसी न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार जहां हो रहा था, उसमें एक निश्चित वैल्यूएशन के जो मुकदमे थे उन्हें सुनने की अधिकारिता हमेशा प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय को रही है। ठीक है ना। तो धारा 7 और 8 सीपीसी के कुछ प्रावधानों का लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य विषयों पर लागू होना अभिव्यक्त रूप से रोक देती है। ठीक है ना। लागू होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर लघुवाद न्यायालय को अलग करने की जरूरत ही क्या बची और उसका मतलब ही क्या बचा। ठीक है। ये कह रहा है धारा 7, देखें, प्रांतीय लघुवाद न्यायालय कहता उन न्यायालयों पर जो प्रांतीय लघुवाद, हाँ लीजिए इसी में बता दिया उसने, जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887 के अधीन या बरार लघुवाद न्यायालय विधि 1905 के अधीन गठित हैं, या उन न्यायालयों पर जो लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग उक्त अधिनियम या उक्त विधि के अधीन करते हैं, या भारत के किसी ऐसे भाग के जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार नहीं है, उन न्यायालयों पर जो समरूपी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित उपबंधों का विस्तार नहीं होगा। यानी लघुवाद न्यायालय 2 अधिनियम नाम से यहां उल्लिखित कर दिए गए, उनके अधीन तो गठित हैं ही। लेकिन मानिए भारत का कोई ऐसा क्षेत्र है जिस पर इन 2 न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार नहीं है, लेकिन वहां कोई अधिनियम ऐसा है जो समरूपी अधिकारिता का प्रयोग करता है। यानी इन 2 न्यायालयों द्वारा, इन 2 अधिनियमों द्वारा गठित जो न्यायालय हैं उनके द्वारा जिस अधिकारिता का प्रयोग होता है, उसी अधिकारिता का प्रयोग उन क्षेत्रों में है जिन पर इन अधिनियमों का विस्तार नहीं है, उन क्षेत्रों में लागू किसी अन्य अधिनियम के आधार पर गठित न्यायालय द्वारा किया जाता है। यानी उन क्षेत्रों में जहां यह अधिनियम लागू नहीं है, जो यहां उल्लिखित हैं, गठित लघुवाद न्यायालय, ठीक है, वे किसी भी
अधिनियम में गठित हों, लेकिन वे लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे न्यायालयों द्वारा जो लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा की गई कार्यवाही पर निम्न उपबंधों का विस्तार नहीं होगा। ठीक है ना, अभिव्यक्त रूप से यहां उपबंधित हो गया। इसलिए इन बातों के संबंध में जो बातें इन उपबंधों में बताई गई हैं, उन अधिनियमों में जो व्यवस्था दी गई होगी वही लागू होगी। ठीक है ना, यह स्थिति आ गई। कहता इस संहिता के पाठ के उतने अंश का जो उन वादों से संबंधित है जो लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित हैं, ऐसे वादों में की डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित हैं, स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित हैं तथा, ठीक है, निम्नलिखित धाराओं का, अर्थात धारा 9 का, ये सारी धाराएं लिखी हुई है, इन उपबंधों का विस्तार लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही पर नहीं होगा। ठीक है ना, इस संहिता में भी कुछ दिया गया है जो लघुवाद न्यायालयों के संबंध में दिया गया है। ठीक है ना, वो लागू होगा। क्यों? यहां क्या लिखा है, इस संहिता के पाठ के उतने अंश का जो उन वादों से संबंधित है जो लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित है। लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से कौन से सूट अपवादित हैं? सामान्य सिविल सूट, ठीक है ना, जो लघुवाद न्यायालय द्वारा सुनवाई के योग्य नहीं है। तो जो लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित है, अर्थात सामान्य सिविल सूट, इससे संबंधित जो बातें यहां हैं लिखी हुई, वे लघुवाद न्यायालय की कार्यवाही पर लागू नहीं होंगी। अर्थात इस संहिता में अगर लघुवाद न्यायालय के लिए ही अभिव्यक्त रूप से कुछ लिख दिया गया है तो वो लागू होगा। ठीक है, उसे वो लागू नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे सीपीसी में कुछ बातें सीधे सीधे लघुवाद न्यायालय के लिए कही गई, तो वो लागू होंगी। लेकिन इस संहिता का उतना भाग जो उन सूटों के संबंध में है जो लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित है, वो भाग लघुवाद न्यायालय की कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। ठीक, ये स्थिति रही है। ठीक है, और उन वादों के जो लघुवाद न्यायालय के संज्ञान से अपवादित हैं, उनकी डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित जो उपबंध है वे भी लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि लघुवाद न्यायालय की डिग्रियों का निष्पादन कैसे होगा वो अलग से बताया गया। ठीक है ना, तो वो भी स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित है। लघुवाद न्यायालय वो अगर स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा डिसाइड कर रहा है तो उस डिग्री का निष्पादन कैसे होगा। अगर स्पेसिफिकली यहां बताया गया तो अलग बात है कि ये स्थावर संपत्ति से संबंधित मुकदमा जो कि लघुवाद न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया है उसके निष्पादन के लिए उपबंध बताया जा रहा है, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो उपबंध ऐसा है जो ऐसे सूट की डिग्री के निष्पादन के संबंध में उपबंध कर रहा है जिस पर लघुवाद न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं था, तो वो उपबंध लघुवाद न्यायालय की जो स्थावर संपत्ति से संबंधित डिग्री है उसके निष्पादन पर लागू नहीं होगा। ठीक है ना, ये इन बातों का मतलब निकल रहा है। और बाकी धाराएं उन्होंने सीधे सीधे बता दी कि इनका विस्तार लघुवाद न्यायालय की कार्यवाहियों पर नहीं होगा। ठीक है ना, और यही स्थिति धारा 8 में है। ठीक है ना, कि प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय इनसे संबंधित जो मामले हैं उन पर सीपीसी के भागों का विस्तार नहीं होगा। ठीक है ना, तो धारा 7 और 8। अब हम लोग बात जुडिक्शन की करेंगे कि क्षेत्राधिकार क्या है, इसकी बात होगी। ठीक है, जो क्षेत्राधिकार का मसला है उससे संबंधित धाराएं हम लोग देखेंगे। तो धारा 6, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ये धाराएं हैं जो जुडिक्शन की बात करती हैं। इसके अलावा सेक्शन 9 ये भी महत्वपूर्ण धारा है जो क्षेत्राधिकार से संबंधित है। धारा 21 और धारा 21A ये
धाराएं हैं जो क्षेत्राधिकार की बात करेंगे। धारा 21, क्षेत्राधिकार का प्रयोग अगर गलत हुआ है तो विधिक परिणाम क्या घटित होंगे, इसकी बात कर रहे हैं। और जो धारा 21A है, वो जुडिक्शन न होने पर अगर किसी न्यायालय ने कुछ डिसाइड किया है तो उसके संबंध में शायद नया सिविल सूट लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, इसके संबंध में चर्चा करती है। हां ठीक है, उस डिग्री को अपास्त करने के लिए जो क्षेत्राधिकार के अभाव में न्यायालय ने पारित कर दिए, उसे अपास्त करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए नया सिविल सूट नहीं लाया जाएगा, ऐसा कहती है। तो कुल मिलाकर देखें तो 21A 21 आपका 15 से लेकर 20 तक, धारा 9 और धारा 6, ये सीधे सीधे क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं। इनमें से धारा 9 अलग ढंग के क्षेत्राधिकार की बात करती है। धारा 6 और 15 ये अलग ढंग के क्षेत्राधिकार की बात करती हैं, और 16 से लेकर 20 तक ये अलग ढंग के क्षेत्राधिकार की बात करती हैं। धारा 16 से लेकर 20 तक जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात हुई है या जिस क्षेत्राधिकार की बात हुई है उसे स्थानीय क्षेत्राधिकार कहते हैं, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? लोकल जुडिक्शन। इससे संबंधित जो सेक्शंस हैं वो कहां है? धारा 16 से 20 तक। 15 और 6 ये न्यायालय के पिक्यूनरी जुडिक्शन या उसकी धनीय अधिकारिता, इसके संबंध में बात करती है। और सेक्शन 9 वो जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता की बात करती है। धारा 21 अपीलेट कोर्ट के समक्ष अगर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि इसका प्रश्न उठे, क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि यानी यह सवाल अगर उठाया जा रहा है कि जो डिग्री सामने रखी है, जिसकी अपील हुई है या जिसका रिवीजन हुआ है, वो जिस न्यायालय ने पारित की है, उसे इस डिग्री को पारित करने का अधिकार नहीं था, ये अगर कहा जाता है अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट के समक्ष, तो उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को बताती है धारा 21 जिनके आधार पर अपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट आपके इस अभिवाद को, आपके इस कंटेंशन को या तो मान्यता देगा या निरस्त कर देगा कि जिस न्यायालय की डिग्री के संबंध में अपील या रिवीजन दायर किया गया है उसे अधिकारिता नहीं थी। ये जो आपका अभिवाद है, इसे किन स्थितियों में मान्यता दी जाए और किन स्थितियों में मान्यता न दी जाए, इसके संबंध में जो मार्गदर्शक सिद्धांत है ये धारा 21 में दिए गए। लेकिन धारा 21 जिस क्षेत्राधिकार की बात करेगी वो क्षेत्राधिकार कौन सा है? हमने कहा एक न्यायालय का पिक्यूनरी जुडिक्शन है जो कहां दिया 6 और 15 में। एक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता है जो कहां दी गई 16 से 20 तक, और एक न्यायालय की विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता है जो कहां दी गई धारा 9 में। तो धारा 21 का जो संबंध है वो धारा 9 से नहीं है, उसका संबंध धारा 6 सपठित धारा 15 और धारा 16 टू 20 यहां जो क्षेत्राधिकार वर्णित किया गया है उससे है धारा 21 का संबंध।
यानी अगर आप रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के समक्ष यह अभिवाक रख रहे हो कि जिस डिग्री के संबंध में अपील या रिवीजन प्रस्तुत किया गया है, उस डिग्री को पारित करने वाले न्यायालय को पिक्यूनरी जुडिक्शन यानी धनी अधिकारिता या स्थानीय अधिकारिता अर्थात लोकल जुडिक्शन इस डिग्री को पारित करने का नहीं था, तब न्यायालय को आपके अभिवाक को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत धारा 21 में दिए गए हैं। क्योंकि हमने कहा कि धारा 21 का संबंध 6 से लेकर 6 सपठित 15 16 टू 20 यहां जो जुडिक्शन है उससे है, और यहां जो जुडिक्शन है वो कौन सा है? धनी और स्थानीय। ठीक है, लेकिन धारा 9 जिस जुडिक्शन की बात करती है वो कौन सा जुडिक्शन है? विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। और अगर आपका कहना यह है कि यह डिग्री जिस न्यायालय ने पारित की उसे विषय वस्तु संबंधी ही अधिकारिता नहीं थी, यह आपका कहना है, तो फिर न्यायालय, अगर आपकी बात ठीक है, ठीक है, तो न्यायालय उस डिग्री के संबंध में सिर्फ एक निर्णय ले सकता है कि यह डिग्री शून्य है, और कोई निर्णय लिया ही नहीं जा सकता। यानी न्यायालय अगर उसमें सेक्शन 9 से रिलेटेड, सेक्शन 9 जिस अधिकारिता की बात कर रहा है वो अधिकारिता नहीं है न्यायालय में, तो डिग्री कानून की निगाह में शून्य है। उसकी शून्यता का प्रश्न डिग्री पारित होने के कितने साल बाद उठाया गया है इसका कोई मूल्य नहीं, या किस कार्रवाई में उस डिग्री की शून्यता का सवाल उठा दिया गया इसका कोई मूल्य नहीं। एक युग के बाद उस डिग्री की शून्यता का सवाल उठाया जाए तो भी वो डिग्री शून्य ही है, क्योंकि शून्य का मतलब वो डिग्री कभी जन्मी ही नहीं। ठीक है ना। अगर न्यायालय में धारा 9 की अधिकारिता नहीं है, जिस अधिकारिता का वर्णन धारा 9 करती है वो अधिकारिता अगर न्यायालय में नहीं है तो फिर डिग्री शून्य ही है, फिर उसका कोई मतलब नहीं। उसकी शून्यता का सवाल किस कार्यवाही में उठा, कितने दिन बाद उठा, इस सब का कोई अर्थ नहीं। लेकिन आपने उसकी शून्यता का सवाल कभी उठाया या नहीं उठाया इसका भी कोई मतलब नहीं, वो शून्य ही है। लेकिन अगर आपका जो क्षेत्राधिकार संबंधी सवाल है वो 6 सपठित 15 ये 16 से लेकर 20 तक है, तो भले ही आपकी बात ठीक हो, भले ही आपकी बात ठीक हो, यानी न्यायालय जिसने वो डिग्री पारित की है उसे वाकई 6 सपठित 15 16 से लेकर 20 तक जो अधिकारिता वर्णित है वो न भी रही हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी धारा 21 में कुछ शर्तें लिखी हैं। अगर उन शर्तों की पूर्ति नहीं हो रही है तो फिर आपकी बात ठीक होते हुए भी, आपकी बात ठीक है एकदम, लेकिन इसके बाद भी उस डिग्री को कानून की निगाह में एकदम ठीक माना जाएगा। ठीक है ना। वो डिग्री शून्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगर धारा 21 में वर्णित शर्तें आपने पूरी नहीं की, हां पूरी की, ठीक है, तो फिर आपकी बात मानी जा सकती है, उस डिग्री को अपास्त भी किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो सिविल न्यायालय ये सक्षम सिविल न्यायालय कहलाए किसी वाद कारण के संबंध में, क्योंकि सक्षम सिविल न्यायालय इसकी, यह सक्षम न्यायालय, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब किसी वाद कारण के संबंध में
न्यायालय को मुकदमा ग्रहण करने की अधिकारिता हो और उसे निर्णित कर देने की अधिकारिता हो, तो उस वाद कारण के संबंध में उस न्यायालय को कॉम्पिटेंट कोर्ट या सक्षम न्यायालय कहा जाता है। तो सिविल मामलों में न्यायालय की सक्षमता ये 3 बातों पर निर्धारित होगी। क्या न्यायालय को धारा 6 सपठित 15 इसमें लिखी हुई अधिकारिता है? पहला सवाल, अगर उत्तर आ गया यस है, तो 1/3 प्रश्न हल हो गया कि इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार हो सकता है, इसे क्षेत्राधिकार हो सकता है। फिर अगला सवाल, ये मुकदमा जिस वाद कारण पर आधारित है, क्या वो वाद कारण उस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है? जिस क्षेत्र में उत्पन्न हुए वाद कारणों पर इस न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता रहती है। अर्थात क्या इस न्यायालय को, जिसमें आप मुकदमा लाना चाहते हो, इस वाद कारण के संबंध में धारा 16 से लेकर 20 तक वर्णित अधिकारिता, जिसे स्थानीय अधिकारिता या लोकल जुडिक्शन कहा जाता है, वो है? अगर इसका उत्तर भी हां है, तो अब इस न्यायालय के संबंध में 2/3 मामला हल हो चुका है कि इस न्यायालय को इस वाद कारण पर सुनवाई का अधिकार है। अब तीसरा, क्या इस न्यायालय को यह वाद कारण जिस विषय वस्तु से संबंधित है, उस विषय वस्तु के संबंध में मुकदमा ग्रहण करने की अधिकारिता है? अगर इसका भी उत्तर हां है, तो अब इस न्यायालय को एक सक्षम सिविल न्यायालय कहा जाएगा इस वाद कारण के संबंध में। और विषय वस्तु, इसकी डेफिनेशन हमने बताई थी। हमने कहा था कि विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, विषय वस्तु, वाद की विषय वस्तु क्या है, अगर यह आपको डिसाइड करना है, तो आपको प्रश्न करना चाहिए कि मुकदमे का संबंध किस चीज से है। जो उत्तर आए वही वाद की विषय वस्तु है। यह वाद की विषय वस्तु कोई अधिकार हो सकता है, कोई संपत्ति हो सकती है। ठीक है, आपने प्रश्न किया ये मुकदमा किस संबंध में, उन्होंने कहा कि यह मुकदमा विधिक हैसियत की घोषणा से संबंधित है। ठीक है ना, इसके मतलब हैसियत, विधिक हैसियत, यह मुकदमे की विषय वस्तु है। ठीक है ना, तो उस विधिक हैसियत की घोषणा करने का हक अगर न्यायालय को है, तो न्यायालय को विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता प्राप्त है। यह मुकदमा काहे से संबंधित है? यह खेती की जमीन से संबंधित है। ठीक है ना, क्योंकि जमीनों के भी अनेकों प्रकार हैं। औद्योगिक भूमि है, आवासीय भूमि है, ठीक है ना, कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, तो आपका विभिन्न भूमियों के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के न्यायालयों को वाद श्रवण की अधिकारिता रहती है। जैसे उन्होंने कोई एक्ट बना दिया कि औद्योगिक भूमि का डिस्प्यूट है, तो फला ट्रिब्यूनल बात, ठीक है, मुकदमा सुनेगी, तो वही ट्रिब्यूनल मुकदमा सुनेगी। क्यों? भूमि है लेकिन औद्योगिक है, सामान्य नहीं है। आपने पूछा कि भूमि के संबंध में मुकदमा है, कोई भूमि कैसी है, उन्हें कृषि योग्य, तो भूमि है किंतु कृषि योग्य है, तो कृषि योग्य भूमि के संबंध में मुकदमा सुनने का अधिकार किसे? रेवेन्यू कोर्ट, यानी जो भूमि विधियों में गठित राजस्व न्यायालय हैं, उन्हें मुकदमा सुनने का अधिकार है। भूमि है कैसी है? आवासीय है, ठीक है, वाणिज्यिक है, यानी दुकान है, ठीक है, या सामान्य भूमि है, तो मुकदमा सुनने का अधिकार किसे रहेगा? सिविल कोर्ट को, क्योंकि संपत्ति संबंधी मुकदमा सुनने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। ठीक है ना, तो विषय वस्तु किसी भी सूट की क्या है?
ये जानने के लिए आप सवाल खड़ा करेंगे कि मुकदमा किस चीज से संबंधित है, जो उत्तर आए वही वाद की विषय वस्तु है। और उस वाद की विषय वस्तु के संबंध में अगर सिविल कोर्ट को मुकदमा सुनने का हक है तो फिर न्यायालय के पास धारा 9 में वर्णित विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता है, यह माना जाएगा। और अगर उस विषय वस्तु के संबंध में मुकदमा सुनने का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं है तो फिर यह माना जाएगा कि सिविल कोर्ट में है धारा 9 में वर्णित विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता नहीं है, ठीक है ना। और आपको अभी हमने कहा कि धारा 9 में वर्णित विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता अगर न्यायालय में नहीं है तो डिग्री कैसी है, शून्य है, तब डिग्री शून्य है। और अगर धारा 6 सपट 15 16 से लेकर 20 तक जिस अधिकारिता का वर्णन है तो डिग्री केवल तब शून्य मानी जाएगी जब धारा 21 में वर्णित शर्तें पूरी हो जाएं। शर्तें क्या है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है ना। अच्छा, वाद कारण भी हमने आपसे बात की थी कि वाद कारण क्या है, क्योंकि वाद कारण विषय वस्तु से संबंधित होता है। वाद कारण के आधार पर ही आप मुकदमा लाते हैं। तो आपने कहा था कि वाद कारण तथ्यों का ऐसा समूह है जिसे उस पक्षकार को साबित करना जरूरी है। साबित करना यानी उन तथ्यों के अस्तित्व में होने की संभावना को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करना जरूरी है, ठीक है ना। यदि वो मुकदमा जीतना चाहता है, जो भी व्यक्ति मुकदमा जीतना चाहता है उसे कुछ तथ्यों के विद्यमान होने की संभावना न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करनी ही होगी। जब तक वो प्रदर्शित नहीं करता कि ये तथ्य उपस्थित हैं तब तक सिविल न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय नहीं देगा, अर्थात वो मुकदमा नहीं जीत सकता। तो तथ्यों का ऐसा समूह जिसे साबित करना मीनिंग देर भाई जिसके अस्तित्व में होने की संभावना को प्रदर्शित करना, क्योंकि यही साबित करने की डेफिनेशन है कहां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो वाद कारण का मतलब हुआ ऐसे तथ्य जिनके अस्तित्व में होने की संभावना को उस पक्षकार को आवश्यक तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करना है जो मुकदमा जीतना चाहता है। आप चाहते हो कि यह मकान मेरा है, यह न्यायालय मान ले और मेरे पक्ष में डिग्री पारित कर दे, तो आपको उन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करना ही होगा। उन तथ्यों की विद्यमानता को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करना ही होगा जो प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में आपकी जो स्वामी की हैसियत है उसको गठित करते हैं, ठीक है ना। अर्थात आपको साबित करना होगा कि आप के पक्ष में इस संपत्ति में निहित सभी प्रकार के अधिकार और हित किस प्रकार निहित हुए थे, आपको कैसे मिल गए थे। क्योंकि किसी भी संपत्ति के संबंध में जितने भी अधिकार और हित हो सकते हैं उनको प्राप्त करने के तीन ही तरीके हैं। या तो किसी ने जो पूर्व स्वामी है उस संपत्ति का उसने हस्तांतरण के द्वारा, ठीक है, वो अधिकार आपको दे दिए हो। और हस्तांतरण दो ही तरह से हो सकता था, या तो दान से या विक्रय से, इसके अलावा हो नहीं सकता था। यह स्वयं कानून ने अपनी प्रक्रिया से उस संपत्ति के संबंध समस्त अधिकार और हित आपके पक्ष में अंतरित कर दिए हों। और ऐसा दो ही तरीकों से हो सकता है, या तो आप उस संपत्ति के पूर्व स्वामी के उत्तराधिकारी रहे हो कानून में, और या फिर आपके पक्ष में पूर्व स्वामी ने वसीयत कर रखी हो, इसके अलावा कोई चारा हो नहीं सकता। तो आपको अपनी स्वामी की हैसियत
यह न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करनी होगी, ठीक है ना। तो इस संबंध में, इस मुकदमे में वाद कारण क्या है? वाद कारण है स्वामित्व, ठीक है ना, क्योंकि स्वामित्व को गठित करने वाले, और स्वामित्व नाम है तथ्यों के विशेष समूह का। तो अगर आप इस मुकदमे में जीत चाहते हैं तो आपको उन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करना होगा जो स्वामित्व का गठन करते हैं। तो वाद कारण, इसकी जो डेफिनेशन हुई, इसकी जो परिभाषा हुई, वो सीपीसी में नहीं दी है, लेकिन जो जिंदगी में वाद कारण से समझा जाता है, उसके आधार पर अगर हम परिभाषा करें तो वाद कारण का मतलब हुआ तथ्यों का ऐसा समूह जिसे उस पक्षकार को साबित करना जरूरी है, जिस पक्षकार ने मुकदमे में जीत चाहिए है, ठीक है ना, उसे साबित करना जरूरी है। यह वाद कारण हुआ। तो वाद कारण अगर, और वाद कारण जब आपको उपलब्ध होगा तभी आपको मुकदमा लाने का अधिकार मिलेगा, उससे पहले मुकदमा लाने का अधिकार नहीं होता। तो वाद कारण जिस विषय वस्तु से संबंधित है, उस विषय वस्तु पर अगर सिविल न्यायालय को अधिकारिता है तो न्यायालय को विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता प्राप्त है। उस संपत्ति के संबंध में यह माना जाएगा। तो 3 प्रकार की अधिकारिताएं आ गई। एक धनी अधिकारिता, धन संबंधी अधिकारिता न्यायालय की, एक हुई विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, और एक न्यायालय की हुई स्थानीय अधिकारिता। 3 प्रकार की अधिकारिताएं हो गई। और ये तीनों प्रकार की अधिकारिताएं जब किसी वाद कारण के संबंध में किसी न्यायालय में होती हैं तो उस न्यायालय को उस वाद कारण के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय ये कहा जाता है। दैट इज द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट इन रिगार्ड ऑफ दैट, ठीक है, पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन। और जब तक न्यायालय सक्षम न हो तब तक उसके समक्ष मुकदमा प्रस्तुत करने से कुछ होता नहीं। मुकदमा यह प्रस्तुत करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि मुकदमा ही वो प्रक्रिया है जिससे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर पाते हैं। यद्यपि मूर्खों के समाज में मुकदमे को बहुत खराब दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन उन बेवकूफों को यह नहीं मालूम कि दवा कितनी भी कड़वी क्यों न हो, लेकिन वो अमृत का ही भाग है। अमृत तो नहीं है, लेकिन भाग अमृत का ही है, क्योंकि अमृत आपको सदैव के लिए जीवित रख सकता है और दवा कम से कम सदैव के कुछ भाग, जितना आपका जीवन है उतना तक तो जीवित रख ही देती है। वो कितनी भी बेस्वाद, कड़वी या खराब स्वाद की क्यों न हो। तो मुकदमा एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यही आपको कानून में वर्णित उपचार उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मुकदमा लाने का अधिकार ये बहुत महत्व का अधिकार है। मुकदमा लाने का अधिकार नहीं है यदि आपको, अच्छा, मुकदमा लाने का अधिकार किसके संबंध में? अधिकार के संबंध में है, ठीक है ना, अधिकार के संबंध में है। जब आपका अधिकार वायलेट होगा तो आपको अपने मुकदमा लाने के अधिकार का उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसका मतलब अधिकार ऐसे भी हो सकते हैं जिनके संबंध में आपको मुकदमा लाने का अधिकार न हो, और अधिकार ऐसे भी हो सकते हैं जिनके संबंध में आपको मुकदमा लाने का अधिकार हो। जैसे टाइम बार्ड लोन, इसके संबंध में आपको मुकदमा लाने का अधिकार नहीं है। यद्यपि लोन चाहे टाइम बार्ड हो गया, लेकिन फिर भी जिसके ऊपर वो लोन है
वो ऋणी की हैसियत में ही रहा, भले ही अब आप उससे लोन कानून की प्रक्रिया से वसूल नहीं सकते क्योंकि मुकदमा नहीं ला सकते, लेकिन अगर वो अपने आप आपको ऋण दे दे वापस अपनी इच्छा से और बाद में ये कहे कि साहब वो तो टाइम बार्ड हो गया था, इनका तो अधिकार ही नहीं बचा था लोन वसूलने का, इसलिए हमने धारा 68 है 69 भारतीय संविधान अधिनियम जो ये कहती है कि गलती से अगर आपके पास कुछ चला गया किसी का, तो वो आपसे ऐसे वसूल सकता है उस चीज को, मानो आप दोनों के बीच संविदा सदृश संबंध है और आपने उसकी वो चीज वापस करने का वचन दे रखा है, ऐसे वसूल सकता है। लेकिन वो बात यहां लागू नहीं होगी। क्यों? आपका अधिकार ये तो बना हुआ था, वो ऋणी तो आपका था ही, भले ही कानून की प्रक्रिया से उस ऋण को वसूलने का अधिकार समाप्त हो चुका था, तो अधिकार तो था किंतु उपचार खत्म हो चुका था। और ऐसा भी हो सकता है कि अधिकार और उपचार दोनों उपलब्ध हो, यानी अधिकार ऐसे हो सकते हैं जिनके संबंध में मुकदमा लाने का अधिकार हो, और अधिकार ऐसे हो सकते हैं जिनके संबंध में मुकदमा लाने का अधिकार या तो समाप्त हो गया या नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अधिकार है। और सामान्य ऐसे अधिकारों को कौन से अधिकार कहता है? अपूर्ण अधिकार, जिनके संबंध में मुकदमा लाने का अधिकार या तो समाप्त हो चुका है या है ही नहीं। और दूसरे प्रकार के अधिकारों को वो पूर्ण अधिकार कहता है। तो चूंकि मुकदमा लाने का अधिकार प्रक्रिया विधि से मिलता है और यह अधिकार की विशेषता बताता है कि अधिकार स्वयं में पूर्ण अधिकार है अपूर्ण, इसीलिए प्रक्रिया विधि को एडजेक्टिव लॉ ये भी कहते हैं, विशेषण विधि ये भी कहते हैं। और ये आपके प्री में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि एडजेक्टिव लॉ किसे कहते हैं, तो प्रोसीजरल लॉ को ही एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। तो मुकदमा लाने का अधिकार महत्वपूर्ण है, और मुकदमा लाने का अधिकार आपको दिया जाए और यह ना बताया जाए कि आप मुकदमा कहां लाओ, तो भी इस अधिकार का कोई मतलब नहीं। तो मुकदमा कहां लाया जाना चाहिए आपके द्वारा अपने अधिकार के प्रयोग में, यही प्रश्न क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न कहलाता है। और ये 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। ये क्षेत्राधिकार कैसे प्राप्त होते हैं, क्या होता है, इस पर कल बात करेंगे, देखेंगे।